क्वेश्चन क्या है? हाँ, एक मिनट सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर वो एक क्वेश्चन था, उसमें लिखा है कि √2 + 1 होल पावर 6। √2 + 1 होल पावर 6। हाँ, आगे क्या? सर वो उसमें लिखा है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू √2 + 1 होल पावर 6। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब टर्म की आपको पता नहीं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी। तो √2 + 1 पावर 6 के सर मतलब ये यहाँ पे बोलो हाँ सर बोलिए। बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? सर मतलब ये यहाँ पे मतलब जो इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स आपने कल सिखाए थे ना हाँ हाँ, सर, वो इसमें अलग ही दिया है, मतलब वो अलग स्टेप दी हुई है थोड़ी सी। नहीं वो नहीं, तो भी F-G अलग ही दिया है। मतलब x - b कहाँ से आ गया वहां पे? x सर नहीं, F-, सर वो यार मतलब वो लेटर से डिनोट करके बताए। तुम तो अपनी मेथड से करो ना, उसको देख देख के क्यों सॉल्व करते हो? तुमने जो सीखा है उससे सॉल्व करो, वो मेथड पे क्यों जा रहे हो? क्योंकि एग्जाम हॉल में आपने करना वो मेथड तो है नहीं। जो आपने सीखा आप उससे करोगे, उससे आप आंसर लाओ। उससे आ रहा कि नहीं आ रहा वो बताओ। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो बाइनोमियल थ्योरम में आपने 3-4 लेक्चर जो पिछले हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में पढ़े हैं। डिफरेंशिएशन से भी अपन ने प्रॉपर्टी बनाई, इंटीग्रेशन से भी प्रॉपर्टी बनाई। अब बाइनोमियल थ्योरम में कहीं कहीं एक आता है कि हियर वी डिस्कस बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अभी तक हमारा जो इंडेक्स था वो नेचुरल नंबर था, बट यदि इंडेक्स आपका अदर देन नेचुरल नंबर कोई नेगेटिव इंटीजर आए, या फिर आपका जो इंडेक्स है वो कोई रैशनल आए या फिर रेडिकल आए, यदि इंडेक्स आपका नेचुरल नंबर के बजाय रैशनल या रेडिकल हो, तो फिर आप बाइनोमियल एक्सपांशन को कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे वो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए नेक्स्ट। वो सब आगे अभी डिस्कशन में आएगा मयूर। मतलब आगे भी एक टॉपिक है इनके ऊपर? हाँ, अभी तो खत्म थोड़ी हो रहा है। हाँ ठीक है सर, मुझे लगा कि आप आज रिवीजन लोगे। क्या लोगे? रिवीजन मुझे पढ़ाई कितना ही है तो रिवीजन क्या होगा उसमें? सर, कितना सारा जो बुक भर गई है ना। ठीक है, अभी तो 2 दिन है। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपना बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। हेडिंग डालें बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ये हेडिंग तो डालेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स का मतलब अभी तक इंडेक्स हमारा नेचुरल नंबर था, अब इंडेक्स अपन जो है कोई भी पावर ले रहे हैं, नेगेटिव या फिर रैशनल। सो वन स्टेटमेंट ये है कि 1 + x⁴n का जो एक्सपांशन है, जब इंडेक्स आपका ये जो n है इंडेक्स, ये यदि नेचुरल नंबर ना हो तो फिर अपन इसको ऐसे ही लिखेंगे 1 + nx + n × n - 1/2 factorial x² n n - 1
n minus 2 upon 3 factorial x cube और up to n minus 1 n minus r plus 1 upon r factorial x power r and so on। तो जब आपका इंडेक्स कोई भी नंबर होगा नेचुरल के बजाय, नेगेटिव हो या फिर रैशनल हो, तो हम एक्सपांशन 1 प्लस एक्स पावर n का ऐसा लिखेंगे। ये वही लिखा है जो हम पहले भी लिखते थे। यहां पर आपने लिखा था 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपांशन आपने पहले भी लिखा है। वहां पर अपन लिखते थे NC0 और NC0 का वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। फिर अपना टर्म आता था नेक्स्ट NC1x, NC1 की वैल्यू n होती है तो वो लिखे। फिर अपन लिखते थे NC2x स्क्वायर, NC2 की जगह NC2 का वैल्यू लिखा है। आप जानते हो कि जब NC2 कैलकुलेट करने आए या अपन ने ये पढ़ा है कि 10C2 कैलकुलेट करना है तो एक एक कम करके 2 बार लिखेंगे 10 into 9/2 फैक्टोरियल। तो ये बिल्कुल वैसे ही लिखा है n into n minus 1/2 फैक्टोरियल। यहाँ पर NC3 आता था तो 3 बार एक एक कम करके लिखेंगे n minus 1 n minus 2/3 फैक्टोरियल x cube and so on। तो रीजन बिहाइंड इट कि आपने ये वही लिखा है जो पहले भी लिखते थे, लेकिन अभी उससे भी ज्यादा बड़ा लिखा है। पहले तो अपन सीधा NC0 लिखते थे और NC0 की जगह भी अपन केवल C0 लिखते थे। तो इतना बड़ा लिखने का रीजन ये है कि आपके जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट हैं NC0, NC1, NC2, NCn, ये दे आर वैलिड ओनली फॉर नेचुरल नंबर। ये केवल नेचुरल नंबर के लिए ही वैलिड है। जब इंडेक्स आपका नेचुरल होगा तभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट आप लिख सकते हो, क्योंकि जब आप 10C3 लिखते हो तो इसका मतलब होता है 10 में से 3 सिलेक्ट करना है। अरे बहुत में और 10 जो है वो आपका इंडेक्स होता था। तो इंडेक्स जब नेचुरल नंबर होगा तब तो वो वैलिड है, क्योंकि आपका जो NCR है इट इज वैलिड ओनली फॉर नेचुरल नंबर, क्योंकि फैक्टोरियल पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है। लेकिन यदि नंबर आपके नेगेटिव होंगे, इंडेक्स आपका नेगेटिव होगा, मान लो मैं +10 की जगह -10 का इंडेक्स ले लूं तो -10C3 इट इज नॉट वैलिड। -10C3 जैसी कोई चीज नहीं होती। -10 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो ऐसा नहीं पूछेंगे, ठीक है। या फिर इंडेक्स आपका रैशनल हो, 3/2 का इंडेक्स हो तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा 3/2 में से 1 सिलेक्ट करो। तो इसलिए NCR इज वैलिड ओनली फॉर नेचुरल नंबर, और ड्यू टू दिस रीजन हम यहाँ पर वो NC0, NC1, NC2, NC3, NCn नहीं लिख सकते हैं। तो एक्सपांशन वही लिखा है, बट NCR की जगह पर हमने उनकी वैल्यूज डाली। तो जब आपका एक्सपांशन सर नेगेटिव होगा या फिर रैशनल होगा, नेगेटिव या फिर रैशनल होगा, तब आपने C0, C1, C2, Cn यूज नहीं करने हैं। ये यूज तभी करेंगे जब आपका इंडेक्स नेचुरल नंबर होगा। सर हाँ बोलो। सर वो सेकंड स्टेप एक बार बता दीजिएगा। ये तो फॉर्मूला लिखा है, कुछ नहीं लिखा। अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये आपको लर्न करना है, फॉर्मूला है ये, ठीक है। उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ओके सर। जो बातें अभी बताई उसका उससे रिलेटेड कुछ बातें आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है सर, हाँ, फ्राइडे तक जितना हो जाएगा बाइनोमियल वो आएगा। अब आप देखिए जो एक्सपांशन है इसकी खासियत क्या क्या है, कब कब ये वैलिड होगा। तो नोट में इसकी पहली जो बात है वो आप लिखिए कि दिस एक्सपांशन इज वैलिड ओनली व्हेन
ये बहुत जरूरी बात है। ये एक्सपांशन जब आपका इंडेक्स नेगेटिव होगा या फिर रैशनल होगा, तो आपका ये जो सेकंड टर्म है, एक्स, एक्स का मतलब सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म शुड बी लाइक बिटवीन -1 टू +1। सेकंड टर्म -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। ये बिल्कुल सेम रीजन है जब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ते थे और जीपी में जब आपने पढ़ा था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो आप जानते हो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज वैलिड ओनली व्हेन कॉमन रेशियो शुड लाई बिटवीन -1 टू +1। कॉमन रेशियो जो आर होता है वो -1 से +1 के बीच में होगा, तभी जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम पॉसिबल है। और यहाँ पे एक्सपांशन वैलिड तभी होगा जब आपका ये जो सेकंड टर्म लिखा है, ये सेकंड टर्म शुड बी लाइक बिटवीन -1 टू +1। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हर बार ही आप 1 + x पावर कोई नेगेटिव इंडेक्स के लिए वैलिड होगा एक्सपांशन, ये वाला नहीं है। कब कब ये वैलिड होता है वो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ। तो पहली बात है ये कि सेकंड टर्म शुड बी लाइक बिटवीन -1 टू +1। द सेकंड थिंग जो आपको अभी बताया कि एनसीआर जो है वो केवल नेचुरल नंबर के लिए वैलिड होता है। सो यहां पर एनसीआर कैन नॉट बी यूज्ड because it is defined only for natural numbers, therefore in place of NCR we use its value। और NCR का वैल्यू कितना होता है, n-1, n-2, n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल। ये NCR का वैल्यू होता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसा tan C3 आप लिखते थे, तो tan C3 नोटेशन ना देके उसकी वैल्यू लिख दो। तो tan C3 का वैल्यू लिखते हैं tan × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1, ये वही लिखा हुआ है। तो हम NCR नहीं लिखेंगे, बस नोटेशन नहीं लिखेंगे। NCR ये सिंबल केवल तभी डिफाइंड है जब n आपका नेचुरल नंबर होगा, तो मैं NCR की जगह उसकी वैल्यू लिख दूंगा। तो हर जगह मैंने वही किया है। NC0 नहीं लिखा, उसकी वैल्यू लिखी है। NC1 नहीं लिखा, उसकी वैल्यू लिखी है। NC2 नहीं लिखा, उसकी वैल्यू लिखी है। NCR नहीं लिखा, उसकी वैल्यू लिखी है। सो NCR अपन यहाँ पे नहीं लिख सकते। तीसरी बात जो यहाँ पर है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। In this series, number of terms is infinite। और जब आपका जो इंडेक्स है वो नेगेटिव आएगा या फिर रैशनल आएगा, तो जो सीरीज के टर्म्स हैं वो फाइनाइट नहीं होते, वो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि यदि मैं 1 + x पे पावर 10 का लूंगा तो उसमें 11 टर्म आएंगे, 1 + x पे पावर 100 का लूंगा तो 101 टर्म आएंगे। जब इंडेक्स नेचुरल नंबर होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स इंडेक्स से एक ज्यादा होते हैं। लेकिन जब इंडेक्स आपका नेगेटिव होगा, तो यदि मैं 1 + x पे -1 की पावर ले लूं, -1 ओनली, -1 का पावर लोगे तो 1 + x पावर -1 के एक्सपांशन में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। तो जब भी आपका इंडेक्स नेगेटिव होगा या फिर कोई रैशनल नंबर होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी होंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप ये एक्सपांशन किसी नेचुरल नंबर के लिए लिखते हो, जैसे यदि मैं x की जगह पर इंडेक्स की जगह पर मैं यदि यहाँ पर 2 ले लूं तो अपन जानते हैं 3 टर्म आएंगे। तो यदि आप n की जगह पर 2 लोगे तो ये 1 आएगा, ये 2x आएगा, ये 2 × 1/2 फैक्टोरियल आएगा, और ये 2, 1 और इसके बाद ये 0 हो जाएगा। तो उसके बाद के सारे टर्म जो है वो 0 होते चले जाएंगे। और इसलिए आपको पहले 3 टर्म्स ही मिलते हैं। जब इंडेक्स आपका नेचुरल नंबर होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं, बट इंडेक्स आपका यदि नेगेटिव हो गया, जैसे मैंने -1 बोला, तो अब ये सीरीज कभी खत्म नहीं होती, ये इनफाइनाइट तक जाएगी।
क्योंकि जब आप n की जगह -1 डालोगे तो ये -x हो जाएगा, फिर ये -1 -2 हो जाएगा, फिर ये -1 -2 -3 हो जाएगा, फिर -1 -2 -3 -4 हो जाएगा। अब इसके बाद ये चलना शुरू, और उसके बाद ये फिर कभी खत्म नहीं होता है। सो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, वो हमने यहाँ पर लिखा है। जब इंडेक्स आपका रैशनल हो या इंडेक्स आपका नेगेटिव हो तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे। जब इंडेक्स आपका पॉजिटिव होगा, नेचुरल नंबर होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं और इंडेक्स से एक ज्यादा होते हैं। सो इनफाइनाइटली टर्म्स होंगे। और जो एक और रिक्वायरमेंट है इस एक्सपेंशन के वैलिडेशन के लिए, और वो ये है कि फर्स्ट टर्म शुड बी 1। पहला टर्म जो है वो 1 होना चाहिए, और यदि फर्स्ट टर्म 1 नहीं है तो मेक दी फर्स्ट टर्म 1। और किस तरीके से 1 बनाते हैं तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी कुछ यहाँ पर लिखा होता है वो सीधा अपन बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो फोर्थ और लास्ट जो वैलिडेशन के लिए यहाँ पर जरूरी बात है, इफ फर्स्ट टर्म इज नॉट 1, then make it unity मतलब 1, so then make it unity in following way। तो जैसे आपको a प्लस बी पावर n दिया है तो आप क्या करोगे, ये सीधा a बाहर लिख दोगे, और अब ये 1 प्लस बी अपॉन a पावर n बचेगा। और यहां पर ये बहुत जरूरी बात है कि ये आपका जो b अपॉन a है ये शुड बी लाइज बिटवीन -1 to 1। ये सबसे पहली बात आपको लिखाई कि अब जब आप a कॉमन ले लोगे तो जो सेकंड टर्म बनेगी वो b बाई a बन जाएगी। तो अब ये एक्सपांशन के वैलिड होने के लिए सेकंड टर्म -1 से +1, तो दो जगह रिस्ट्रिक्शन है। फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए जब इंडेक्स आपका नेगेटिव हो या रैशनल हो, और यदि फर्स्ट टर्म 1 नहीं है तो इस तरीके से 1 बनाएंगे। और 1 बनाने सर के बाद आप इसमें साहिल जब पढ़ा रहे हैं तो बीच में मत बोला करो। जब फर्स्ट टर्म आपका 1 बना लिया, बनाने के बाद जो सेकंड टर्म है, यदि सेकंड टर्म आपका -1 से +1 के बीच में आएगा तो ही फिर आप ये एक्सपांशन लिख पाओगे, अदरवाइज एक्सपांशन वैलिड नहीं होगा। दो जगहों पर रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ये पहली और चौथी बात रिस्ट्रिक्शन के लिए है। दूसरी बात जो है कि हम एनसीआर यूज नहीं कर सकते, उसके पीछे का रीजन बताया। और जो लास्ट बात, थर्ड पॉइंट जो लिखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, तो कैसे होते हैं इनफाइनाइटली मैनी, उसके पीछे का रीजन बताया। तो ये चार बातें इसकी खास हैं। अब इसको अपन कुछ क्वेश्चन में, कुछ और रिजल्ट में बता रहा हूँ, फिर अपन क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो डाउट है वो पूछें। बोलो मयूर। हेलो सर। हाँ सर अगर x रैशनल में रहा, मतलब अपॉन में रहा, तो फिर कैसे करेंगे यूनिटी में? कौन सा? x अगर 1 अपॉन फॉर्म में रहा, p/q फॉर्म में। x बोल रहे हो कि n बोल रहे हो? x x से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, x तो आपका सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म बस -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, वो चेक करनी है। सेकंड टर्म कुछ भी रह सकता है, अपॉन में रह सकता है, ऊपर रह सकता है, जो भी सेकंड टर्म बने वो बस -1 से +1 के बीच में हो, ये चेक करना है। और कोई डाउट? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और अब देखिए इसमें अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी एक्सपांशन को देख के अपन कुछ और रिजल्ट यहाँ पर लिख रहे हैं। भाई जनरल टर्म आपको बता दिया है एक्सपांशन का, ये वाला जो टर्म है वो जनरल टर्म होगा। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और ये r+1 टर्म है। और r+1 टर्म को हम यहाँ पर जनरल टर्म कहेंगे। सर बोलो। सर अगर x छोटा है तो फिर ये टर्म तो बहुत छोटे छोटे होते जाएंगे, तो फिर वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं, निगलेक्ट कर देते हैं उनको। जब आपकी जो मतलब क्वेश्चन में मेंशन होके आता है
कि आपको किस पावर से उसको रिड्यूस कर देना है या छोड़ देना है, निगलेक्ट कर देते हैं। तो जब टर्म बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं, यही तो रीजन है कि तभी तो इनका सम पॉसिबल होगा। अदरवाइज यदि टर्म बढ़ते जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, तब तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम इनफाइनाइट होगा। जब टर्म छोटे 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 होते जाते हैं तभी उनका सम फाइनाइट आता है, जैसा आपने जीपी में रीजन पढ़ा था, बिल्कुल विद दी सेम रीजन है। इसलिए हायर पावर जो बनेंगी एक्स की, और जब एक्स आपका -1 और +1 के बीच में होगा, तो -1 और +1 के बीच में आप जितनी पावर बढ़ाते जाओगे टर्म उतना छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो आगे आने वाले टर्म्स को ऑलमोस्ट अपन निगलेक्ट कर देते हैं। तो किस तरीके से निगलेक्ट करेंगे, इसका यूटिलाइजेशन पर बेस में आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपका डाउट जो है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ओके सर। 1/2 भी रह सकता है इंडेक्स, 3/2 भी रह सकता है इंडेक्स, आप कुछ भी रख सकते हैं। रैशनल नंबर कोई भी हो सकता है, रेडिकल हो सकता है। इसलिए अपन ने पहले पढ़ा बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेचुरल इंडेक्स, और अब अपन पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। बोलो मयूर, क्या है? सर फिर हेलो सर। बोलो। सर इसका फिर ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट फर्स्ट टर्म ही होगा ना? नहीं, फर्स्ट टर्म क्यों होगा भाई? ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट डिक्रीज कर ना? ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बाइनोमियल तो वर्ड यहाँ से हट ही गया, फिर बाइनोमियल वर्ड तो हट गया, क्योंकि अब बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो आएंगे ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब इंडेक्स आपका नेगेटिव या रैशनल होगा तो आपको ग्रेटेस्ट टर्म पूछा जाता है। और ग्रेटेस्ट टर्म निकालने की मेथड भी आपने यही पढ़ी थी। ग्रेटेस्ट टर्म में आप निकालते थे वो m का वैल्यू x इंटू n प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, और फिर उसके बाद देखते थे m इंटीजर आ रहा है कि नॉन इंटीजर आ रहा है, तो तरीका वही है फिर उसके बाद। मतलब इसमें कोएफिशिएंट नहीं निकाल सकते? हाँ, कोएफिशिएंट तो वर्ड ही हट गया ना, क्योंकि एमसीआर वैलिड ही नहीं है यहाँ पर। तो अब इसमें जो सेकंड बात है वो है अपनी जनरल टर्म। तो जनरल टर्म जो है वो यहाँ पर r+1 टर्म को अपन जनरल टर्म पहले भी बोलते थे, अभी भी बोलते थे। बस पहले अपन ने उसको NCR x पावर r लिखा था, अब अपन NCR नहीं लिख सकते, तो NCR का वैल्यू लिख रहे हैं। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, n(n-1) n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल और इंटू x पावर r। ये इसका जनरल टर्म है। किसका? 1 + x पावर n का जनरल टर्म है। सो ये चार बातों के बाद वो जनरल टर्म है। और अब इनकी हेल्प से हम कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सपांशन लिख रहे हैं। सो हियर वी राइट सम इंपॉर्टेंट एक्सपांशंस। So next heading is some important expansion. और जो 1 + x पावर n आपने लिखा था, यदि वो 1 + x पावर n में मैं 1 - x पावर n करूं, तो जो पहली बात है हमारी, तो आप जानते हो कि जो टर्म्स के साइन है वो अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, मतलब वो जो एक्सपांशन आपने अभी ऊपर लिखा था उसमें x की जगह -x लिखना है, बस और कुछ नहीं। तो 1 - nx, फिर आएगा n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x², फिर अगला टर्म नेगेटिव हो जाएगा n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³ और ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा स्पेस बचा लें। थर्ड टर्म लिखने के बजाय मैं सीधा इसकी जनरल टर्म लिख रहा हूं, तो वो क्या बनेगी, तो जनरल टर्म यही आएगी। और वो कितना आता है, n-1 अप टू
n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर फैक्टोरियल। बस यहां पर होगा ये कि माइनस एक्स का पावर आर, माइनस एक्स पावर आर लिखेंगे, और उसके बाद ये टर्म्स फिर कंटिन्यू है, और कंटिन्यू होके ये कहां तक जाएंगी, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइट टर्म। ये अपन तब बात करें जब इंडेक्स आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इंडेक्स नेगेटिव है या फिर रैशनल है, रेडिकल है, तब इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स मिलते हैं। तो ऊपर वाले एक्सपेंशन से इसमें फर्क केवल इतना है कि हमने एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा, और जब हम एक्स की जगह माइनस एक्स लिखेंगे तो टर्म्स अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे। और इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म में, जनरल टर्म ये पहले एक्सपेंशन का और इस एक्सपेंशन का ये है, दोनों में फर्क केवल इतना है कि एक्स की जगह पर माइनस एक्स हो गया। अगला एक्सपेंशन अपन लिख रहे हैं 1 प्लस एक्स पावर, यदि मैं माइनस एन लिखता हूं तो देखिए कितना होगा। अगली जो बात है सेकंड, कि यदि मैं यहां पर n की जगह पर माइनस एन लिख दूं इस एक्सपेंशन में, पहले मैंने x की जगह माइनस एक्स लिखा, अब मैं इस एक्सपेंशन में n की जगह माइनस एन डाल रहा हूं। जब आप n की जगह माइनस एन लिखोगे, ये देखो यहां पर माइनस एन लिख रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर जब माइनस एन लिखेंगे तो माइनस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस ये टर्म आएगी n प्लस 1 n प्लस r माइनस 1 अपॉन r फैक्टोरियल x पावर r, और अब ये चले जाएंगे इंफिनिटी। सारे टर्म आपके जो है वो पॉजिटिव हो गए, और एक बात निकल के आ गई कि अब जो पहले n माइनस 1 होता था वो n प्लस 1 हो। केवल क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऊपर वाले एक्सपेंशन में n की जगह माइनस एन लिखना है, n की जगह माइनस एन लिखोगे तो ऐसा दिखेगा। और अब इसी एक्सपेंशन में मैं x की जगह पर फिर से माइनस एक्स लिख रहा हूं। सो अपना तीसरा और लास्ट रिजल्ट ये बन गया कि 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन, मतलब अब मैं x की जगह माइनस एक्स लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स, n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। फिर अगला टर्म नेगेटिव आएगा, चलते चले जाएंगे, फिर ये आएगा n प्लस 1 n प्लस r माइनस 1 अपॉन r फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर r, और फिर प्लस और अप टू इंफिनिटी। ठीक है, आपको बिल्कुल टोटली ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यदि मैं इसी के अपना एक मिनट इसी के ऊपर सबसे पहला एक्सपेंशन लिख देता हूं, तो आपको पॉइंट और ज्यादा मेरी समझ से क्लियर हो जाएगा कि आपने सबसे पहला एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स पावर n के लिए लिखा था, और वो आपने लिखा था 1 प्लस n 2 फैक्टोरियल, चलते चले जाएंगे n माइनस अपॉन r फैक्टोरियल x पावर r, और अप टू इनफाइनाइटली मैनी। आई होप अब आप समझ गए होंगे, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सारी मैंने लिख दी। अब पूछिए आपका क्वेश्चन क्या है। सर बोलो। सर वो r के साथ +1 आना चाहिए ना क्या टर्म में, आपने r के साथ -1 लिखे ना, हाँ साइड में -1 है ना, ये -1 है, +1 क्यों नहीं आया? क्या लिखा है तुमने n की जगह पर? क्या लिखा? -n लिखा, n की जगह पे लिखा -n, तो ये -n माइनस r प्लस 1, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, n प्लस r माइनस 1। समझ गया अभी? हाँ ठीक है। देखिए जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सारी मैंने लिख दी, कि आपको क्या क्या दे सकते हैं। आपको या तो सेकंड टर्म का साइन पॉजिटिव दे सकते हैं या नेगेटिव, सेकंड टर्म या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव।
और इंडेक्स आपका या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। तो इंडेक्स मैंने पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लिखा। फर्स्ट टर्म तो मैंने हर जगह 1 लिखी है और 1 नहीं होगी तो हम 1 बना लेंगे। इन 4 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इन चारों में आप देख रहे हो कि जब भी इंडेक्स आपका नेगेटिव होगा तो टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी मिलेंगे, पहली थिंग। दूसरी बात जो आपने ऑब्जर्व करी होगी वो ये है, यदि इन दोनों के साइन बिल्कुल मैच कर रहे हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों के साइन यदि मैच कर रहे हैं तो सीरीज के सारे टर्म्स पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो सारे टर्म्स पॉजिटिव। लेकिन यदि इनके साइन अपोजिट होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, तो सीरीज का टर्म अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है। एक टर्म पॉजिटिव, अगला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अगला नेगेटिव, और इस तरीके। मतलब साइन सेम रहेंगे तो सारे टर्म्स पॉजिटिव रहेंगे, साइन अपोजिट रहेंगे तो टर्म्स अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इन सभी के जनरल टर्म आपके सामने है। ये सबसे पहला एक्सपांशन आज अपन ने देखा था, उसका जनरल टर्म। जब आप इसी एक्सपांशन में x की जगह -x लिखते हो तो जनरल टर्म में भी बस x की जगह -x हो जाता है। अब जो बात है, यदि इंडेक्स आपका नेगेटिव -n लिखा है, यदि इंडेक्स नेगेटिव लिखा है, तो इसके पीछे का रीजन वही है जो मैंने आपको बताया था कि पहले अपन ने 1 + x पावर n का एक्सपांशन लिखा था। अब मैं यदि 1 + x पावर -1 का एक्सपांशन लिखूंगा तो जो टर्म्स हैं वो अब घटने के बजाय बढ़ना शुरू होते हैं। पहला 1 आएगा, फिर 1 × 2 आएगा, फिर 1 × 2 × 3 आएगा। जब इंडेक्स आपका नेगेटिव होता है तो टर्म्स बढ़ना शुरू होते हैं और इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी हो जाए। तो ये चारों हैं। अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। कोई और डाउट है आपके मन में तो पूछ लीजिए। सर आप जो आज पढ़ा रहे वो भी आएगा ना टेस्ट में? हाँ, वो भी आएगा। चलिए अब देखें। अब मैंने क्या किया है, ये जो दो अपन ने लास्ट में एक्सपांशन लिखे हैं, इन दो की हेल्प से मैं 6 रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूं। वो आप भी बना सकते हो और याद रखना क्वेश्चन में हेल्प करेंगे वो आपकी। वो रिजल्ट ये है कि मैं यहाँ पर n की जगह पर अभी दोनों जगह पर पहले 1 डालूंगा, फिर n की जगह पे 2 डालूंगा और फिर n की जगह पर 3 डालूंगा। ऐसे 3 एक्सपांशन अपन यहाँ लिखते हैं 1 2 3 डाल के। नहीं, माइनस माइनस यहाँ पे जब निकलेगा तो एक जितने माइनस निकलेंगे उतने माइनस यहाँ भी हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए क्योंकि ये माइनस के साथ बैठा है। जितने टर्म्स ये लिखे हैं उतने टर्म्स ये भी हैं तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है मयूर? चलिए ठीक है, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। So here we write some more expansions. देखिए अब क्या करना है आपने, ये जो दो एक्सपांशन लिखे, इन्हीं दो एक्सपांशन से कुछ और मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है डायरेक्टली। जब आप इस एक्सपांशन में n की जगह पर 1 लेंगे, पहले अपन ये वाला लिख लेते हैं। मतलब 1 + x पावर -1। क्या किया अपन ने, जो सबसे लास्ट रिजल्ट है वो सबसे लास्ट रिजल्ट में अपन ने n की जगह पर 1 डाल देना है। तो देखिए यदि इंडेक्स नेगेटिव हो गया तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी आते हैं, ये आपको पता है। ये दोनों के साइन अपोजिट हैं तो टर्म्स के साइन पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे अल्टरनेट। ठीक है, तो अब देखिए एक्सपांशन लिखना है, इसमें n की जगह 1 डालना है तो डाल दीजिए 1।
इनफाइनाइटली मैनी। ये इसका एक्सपांशन है। अब इसी एक्सपांशन में x की जगह माइनस एक्स डालेंगे। मतलब इन दोनों एक्सपांशन में एक बार 1 1 मैंने डाल दिया, तो ये ऐसे दिखेंगे आपको। ये लर्न करना है। अब मैं यही दो रिजल्ट और बना रहा हूं। अब मैं n की जगह पर 2 डाल रहा हूं। जब आप n की जगह पर 2 डालेंगे यहां पर, तो आप देख रहे हो इस एक्सपांशन में हो क्या रहा। जब आप n की जगह 2 डाल के देखें यहाँ पर, तो जो पावर आती है उससे एक ज्यादा कोएफिशिएंट आता है। यदि 1 का पावर है तो 2 आएगा इंडेक्स कोएफिशिएंट, 2 का पावर है तो 3 आएगा, 3 है तो 4 आएगा, और r का पावर है तो r+1 आएगा। मतलब इस एक्सपांशन का यदि आप जनरल टर्म लिखें तो इस एक्सपांशन में जो जनरल टर्म हो जाएगी वो आपकी r+1, ये मैंने जनरल टर्म लिखी है, r+1 माइनस एक्स पावर। अब इसी एक्सपांशन में x की जगह माइनस एक्स लिख दो। तो सारे टर्म बस पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी तो सब सेम ही है। नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी। तो जिनकी जरूरत मैक्सिमम पड़ सकती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मैं n की जगह पर माइनस मतलब n की जगह पर 3 डाल रहा हूँ। पहले मैंने इन दोनों में 1 डाल के 2 रिजल्ट बनाए, फिर 2 डाल के 2 रिजल्ट बनाए, अब मैं 3 डाल के 2 रिजल्ट बना रहा हूँ। तो जब आप n की जगह 3 डालोगे तो देखो ये क्या दिखेगा। 3 डाला, फिर यहाँ पे 3 डाला तो 3 इंटू 4/2, 12/2 मतलब 6 आता है, फिर आता है 10, और आप ऐसे करके चले जाएं। ये जो बनेगी टर्म, ये r+1 r+2 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर r आता है, और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी। ये इसका जनरल टर्म माइनस एक्स पावर r। आप करके देख सकते हो। जब आप यहाँ पर r की जगह 0 डालोगे तो ये 0 मतलब फर्स्ट टर्म, तो r की जगह 0 डालेंगे तो 1 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल कोएफिशिएंट बना जाएगा। जब आप r की जगह पर 2 डालेंगे तो 3 इंटू 4/2 मतलब 12/2 मतलब 6। सॉरी, r की जगह पर कितना डाला 1, तो 1 डालेंगे तो 2 इंटू 3/2 2 कट जाएगा तो 3 आएगा। अब r को 2 डालेंगे तो 12/2 मतलब 6 आएगा। r को 3 डालेंगे तो 4 और 5 कितना हो गया 20/3 फैक्टोरियल मतलब 6। कैलकुलेट करो तो 10 आता है, नहीं 2 फैक्टोरियल, तो 20/2 10 आएगा, या प्लस। तो ये जनरल टर्म, मतलब इसकी जनरल टर्म तो आपको पता ही है, r पे डिपेंड करेगी। यदि सफिक्स जो है आपका पावर यदि ऑड है तो नेगेटिव, और इवन है तो पॉजिटिव आएगा। यदि आप इसमें जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, यदि 2 का इंडेक्स आ रहा है तो जो कोएफिशिएंट आता है वो एक ज्यादा आता है। मतलब जैसे इस एक्सपांशन में जनरल टर्म का यूटिलाइजेशन ये है कि मैं यदि ये एक्सपांशन में आपसे पूछूं कि x पावर 20 का कोएफिशिएंट कितना होगा, x पावर 20, तो आपका x पावर 20 का कोएफिशिएंट इस एक्सपांशन में 21 आएगा। ठीक है, सफिक्स आप देख रहे हो 21 आएगा, 20 का कोएफिशिएंट, क्योंकि जो भी पावर का कोएफिशिएंट आपसे पूछ रहा है उससे एक ज्यादा है।
यदि मैं इस एक्सपांशन में 20 का पूछूंगा तो फिर आपने r की जगह पर 20 डाल के कैलकुलेट कर लेना, बस इतना सा है बात उसमें। ठीक है, तो ये है जनरल टर्म। और अब एक लास्ट एक्सपांशन, इसी में मैं x की जगह पर अब -x लिख दूंगा, x की जगह पर -x। तो ये रिजल्ट अब आपको देखो कैसा दिखेगा। सिक्स्थ और लास्ट रिजल्ट है कि 1 - x पावर -3, सो दिस इज, सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 + 3x + 6x स्क्वायर + 10x क्यूब, और ये बनेगी जनरल टर्म r + 1 r + 2 2 फैक्टोरियल x पावर r, और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइटली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस हैं जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो देखिए, आज अपन ने सबसे पहले 1 + x पावर n का एक्सपेंशन पढ़ा, जब इंडेक्स आपका नेगेटिव हो या फिर रैशनल हो। फिर उसके बाद अपन ने 1 + x पावर n, 1 + x पावर -n, 1 - x पावर n और 1 - x पावर -n, ये 4 एक्सपेंशन लिखे। उन 4 में जो लास्ट वाले 2 हैं जिसमें इंडेक्स नेगेटिव है, उनमें अपन ने 1 2 3 डाल के ये 6 रिजल्ट बना। इतनी बात अपन ने डिस्कस करी है। ठीक है, अब इनका यूटिलाइजेशन अपन एक आध क्वेश्चन में देखेंगे। ये जो सब कुछ लिखा हुआ है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, हाउ वी यूटिलाइज दिस कंसेप्ट इन अ क्वेश्चन, क्वेश्चन में आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं, वो देखें कोई एक आध एक्सपेंशन अपन को मिले। जैसे कि अब जो इनका क्वेश्चन था ऋषभ का, कि आगे चल के नंबर ऑफ टर्म्स तो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, तो मैंने आपको बोला था कि वो आपको क्वेश्चन में निगलेक्ट करने को बोलते हैं। एक तो वो चीज, और दूसरा ये एक्सपेंशन का आप यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में। तो ओवरऑल इन सब बातों पर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपकी सारी बातें, सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। बोलो आयुष, क्या डाउट? सर आपने वो बोले थे ना, अगर वो x की पावर अगर 20 लेगी तो उससे बोले थे ना सर, वो एक बार बताना। ना, उसमें कोएफिशिएंट पूछने को मैंने बोला था कि जैसे यदि आपको ये एक्सपेंशन दिया है और इस एक्सपेंशन में मैं आपसे पूछूं कि भाई x पावर 10 का कोएफिशिएंट कितना होगा, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो टर्म्स के साइन है, कोएफिशिएंट 1 या -1 ही आ रहा है। यदि 1 का इंडेक्स है तो कोएफिशिएंट 1 या -1 आता है। तो यदि पावर इवन है तो कोएफिशिएंट +1 है, पावर ऑड है तो कोएफिशिएंट -1 है। तो मैं यदि इस एक्सपेंशन में, मतलब जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 21 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पावर -1, तो आपका आंसर कितना होगा कि भाई x पावर 21 का कोएफिशिएंट जो है वो -1 आएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, -1। यदि इंडेक्स -1 का है तो टर्म्स ये आते हैं, और इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि कोएफिशिएंट हमेशा 1 या -1 है। तो यदि पावर ऑड है तो कोएफिशिएंट -1 है, और पावर इवन है तो कोएफिशिएंट +1 है। मेरे को पावर ऑड पूछी थी तो कोएफिशिएंट मैंने -1 लिखा। अब मान लो यही क्वेश्चन होता, लेकिन एक्सपेंशन आपका दूसरा होता। मतलब मैं यदि आपसे पूछता कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 21 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पावर -2, मतलब ये वाला एक्सपेंशन 1 + x पावर -2। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि आपका जो कोएफिशिएंट है वो 1 + x पावर -2 में 21 का कोएफिशिएंट पूछा है, और आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो कि यदि 2 का इंडेक्स है तो टर्म का साइन पॉजिटिव है, 3 का इंडेक्स है तो नेगेटिव है, तो 21 का इंडेक्स है तो पहली बात नेगेटिव आएगा, और दूसरी बात जो है, जो भी पावर है उससे ज्यादा कोएफिशिएंट होता है। यदि मेरे को 2 का कोएफिशिएंट पूछा होता तो मैं 3 लिखता, 3 का कोएफिशिएंट पूछा है तो मैं 4 लिखता, 10 का पूछा है तो मैं 11 लिखता, 21 का पूछा है तो मैं 22 लिखूंगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, इज -22, कोएफिशिएंट से एक ज्यादा।
अब मान लो यही क्वेश्चन होता और एक्सपांशन आपका ये वाला होता, ये बोला था मैंने। वन प्लस एक्स पावर -3, तो आप देख रहे हैं यहां भी साइन वैसे ही है, इवन पावर के लिए पॉजिटिव आएगा, ऑड पावर के लिए नेगेटिव आएगा, तो ये पक्की बात है इसके लिए वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। और अब निकालेंगे कैसे, तो ये वाली वैल्यू जो है कोएफिशिएंट कैसे निकालें, ये r की जगह पर 0 डाल के निकालें, ये r की जगह पर इसमें r की जगह पर 1 डालोगे, r की जगह जब 1 डालोगे तो 3 आएगा, r की जगह पे जब 2 डालेंगे तो 6 आएगा, r की जगह पे जब 3 डालेंगे तो 10, डाल के देख लो, 3 डालोगे तो 4 × 5/2 मतलब 10 आ जाएगा, तो r की जगह पर 3 डालोगे तो 10 आएगा। तो आपको अब इसका कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए r की जगह पर कितना डालना पड़ेगा, 21, तो कोएफिशिएंट आपका क्या बनेगा, 21 + 1 21 + 2 मतलब 22 × 23/11 by 2, sorry, so it is 23 × 11। इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये आएगा -253 is your answer, -253 is the answer। तो ये मैंने बोला था कि आपको इस तरीके से इन एक्सपांशन में कोई पर्टिकुलर पावर का कोएफिशिएंट पूछ सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर पावर का कोएफिशिएंट अपन ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपकी कोई और डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब अपन एक क्वेश्चन देख रहे हैं और the question is, if 1 + ax power n if 1 + ax power n is equals to 1 + 8x + 24x square and so on, then find the value of a and n। तो आपको a और n का वैल्यू बताना है। ट्राई करिए क्वेश्चन। इस टाइप में भी टर्म इंडिपेंडेंट नहीं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फर्स्ट टर्म होगा हमेशा, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से होगी, उसके बाद एक्स पे पावर बढ़ती चली जाएंगी। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इसमें फर्स्ट टर्म ही आता है, क्योंकि अपन ने फर्स्ट टर्म को 1 बनाया और सेकंड टर्म आपका वेरिएबल होगा। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स उन एक्सपांशन में पूछते हैं कि जहां पर फर्स्ट टर्म में भी एक्स हो और सेकंड टर्म में भी एक्स हो। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 3x + 2/x, तो जब आप ऐसा एक्सपांशन लिखोगे तो उसमें बीच में जाके कहीं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा। ऋषभ बोधे करेक्ट है।
मानसी चेक करें, गलत जवाब। नहीं, ये भी रॉन्ग है मानसी। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे। एक मिनट और फिर डिस्कस करेंगे अपन। चलिए देख लीजिए, नहीं आ रहा है किसी का। सॉल्यूशन में अपन जब इसका एक्सपांशन लिखेंगे तो 1 प्लस एन ए एक्स, फिर अगला जो टर्म है वो एन एन माइनस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आपको बराबर दिया है जब आप कंपेयर करेंगे इसको, सो एन ए की जगह पर 8 लिखा है, मतलब एन इंटू ए बराबर 8 आएगा, और दूसरा एन एन माइनस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर का वैल्यू 24। सो यहां से अपन इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। एन इंटू एन माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू 8 बाई एन डालेंगे यहाँ पर, उसका स्क्वायर 8 बाई एन। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 64 एन माइनस 1 अपॉन एन आएगा 48। So this is 4n minus 4 is equals to 3n। तो n का वैल्यू 4 आता है, और n 4 डाल दोगे तो a का वैल्यू 2 आ जाएगा। n को 4 डालेंगे तो a 2 आ जाएगा। So this implies a बराबर 2। तो करेक्ट आंसर है n की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 2 आती है। अन्वेषा करेक्ट है, वेरी गुड अन्वेषा। कितना करना था, बस कंपेयर करके दो रिलेशन, दो अननोन है ना n और a, तो दो अननोन है तो कम से कम दो रिलेशन बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने ये दो रिलेशन बना लिए। अब इन दो रिलेशन को सॉल्व करके साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन मेथड से अपन दोनों अननोन का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो कहीं कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अन्वेषा और ऋषभ बोधे करेक्ट हैं, बाकी लोग चेक कर लें कहां पर गलती हो गई आपसे। बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।